सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी सिग्नल एक डोमेन में कंटिन्यूअस है, वो डोमेन कोई सा भी हो कंटिन्यूअस, तो दूसरे डोमेन में हमेशा कैसा मिलेगा आपको, दूसरे डोमेन में हमेशा वो आपको मिलेगा नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और अगर सिग्नल आपका एक डोमेन में डिस्क्रीट है तो दूसरे डोमेन में आपको क्या मिलेगा, पीरियोडिक। इससे रिलेटेड मैं एक टेबल भी आपको बना के देता हूँ, बट उससे पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, और इससे रिलेटेड काफ़ी बार टेबल्स आपसे पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, सिग्नल अगर एक डोमेन में कंटिन्यूअस है तो दूसरे डोमेन में हमेशा मिलेगा नॉन पीरियोडिक, बट अगर सिग्नल एक डोमेन में डिस्क्रीट है तो दूसरे डोमेन में हमेशा आपको क्या मिलता है, पीरियोडिक, या फिर वाइस वर्सा। तो क्या इनके बेसिस पे हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको ऐसा देता हूँ टाइम डोमेन और यहाँ पे दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ये सारे लिखूंगा, ठीक है, सी वगैरह का वर्ड यूज़ करके लिखूंगा। जैसे कि मैंने सी लिख दिया तो कंटिन्यूअस, और मैंने सपोज डी लिख दिया तो डिसकंटिन्यूअस, पीरियोडिक लिख दिया तो पीरियोडिक, एनपी लिख दिया तो नॉन पीरियोडिक। तो दो इंपॉर्टेंट टेबल्स का पहले डिस्कशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, CTFT भी पढ़ चुके हो, CTFS भी पढ़ चुके हो, DTFT पढ़ने ही वाले हो, DTFS बस एक पॉइंट बचा हुआ है। तो यहाँ से आप चेक करिए कि अगर एक सिग्नल आपका टाइम डोमेन में कैसा कंटिन्यूअस, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर दोगे, नॉन पीरियोडिक। सिग्नल अगर एक डोमेन में डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक, एक डोमेन में पीरियोडिक है तो दूसरे डोमेन में, जैसा भी मैंने बताया, डिस्क्रीट। अगर एक डोमेन में नॉन पीरियोडिक है तो दूसरे डोमेन में कंटिन्यूअस। समझ आ गया ना सभी को? चेक करिए और बताइए फटाफट। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, सो वी नीड सीरियस स्टूडेंट्स जिनको अपना कैरियर बनाना है, जिनको आगे चल के कुछ अचीव करना है, और जो आगे चल के कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो जो ये सेशंस होते हैं ना, 2-2 घंटे के, 1.5 घंटे के, इन सेशंस का सिर्फ होल एंड सोल एक ही पर्पज़ होता है, पढ़ाई। इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, उनको अप्लाई करिए, उनसे क्वेश्चंस लगाइए और उनसे अपनी लाइफ बनाइए, लाइफ में कुछ बड़ा करिए, कुछ अच्छा अचीव करिए, ठीक है। तो सेशंस का सिर्फ और सिर्फ होल सोल पर्पज़ होता है, जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाता है उनका एक ही पर्पज़ है कि वो 1.5 घंटे में आपको बेहतरीन कंटेंट दे के जाएं और उस कंटेंट के थ्रू आप आगे अपने आने वाले ड्रीम्स को फुलफिल करें। ओके, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडीज़। अगर स्टडीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। चलो, तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर हो गए कि अगर टाइम डोमेन में कंटिन्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होगा। तो ये टेबल यार जरूर सभी लोग याद करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, दूसरी एक टेबल मैं आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म्स, ये हो गया आपके ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स के बाद मैं यहाँ पे दो टेबल्स आपको देता हूँ, टाइम डोमेन की और फ्रीक्वेंसी डोमेन की। देखो बहुत सिंपल होता है यार, ये जो आपका DTFT ना, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स, क्योंकि मैं इसको दो चीज़ों से आपको लिंक करके दे दूंगा। जो पहली चीज़ हम लोग लिंक करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे हम लोग Z ट्रांसफॉर्म, फिर बाद में मैं इसको लिंक कर दूंगा पूरे ट्रांसफॉर्म से। दोनों मिला जुला के हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। देखिए ज़रा, पहला पॉइंट ट्रांसफॉर्म में मैं ये लिख कैसे रहा हूँ ना, मैं इसका भी शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो CTFT, ठीक है, या CTFS कर लेते हैं, एंड CTFT। सेम फॉर्मेट आप इसके लिए भी फॉलो कर लो, DTFS एंड DTFT, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में मैंने ये फॉर्मेट आपके लिए लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया CTFS, CTFT, DTFS, DTFT, बस इतनी सी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो टाइम डोमेन में CTFS कैसा होता है। टाइम डोमेन में तो सबको पता होता है कि हम पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं, और साथ के साथ वो कैसा होता है, कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, CTFT भी टाइम डोमेन में कैसा होता है, कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो आप चाहो ना तो बाइनरी की तरह भी इसको लिख सकते हो, जैसे बाइनरी में लिखते हो ना 1 1 0 0 1 0 1 0, तो यहाँ पे अगर आपने 1 1 लिख दिया तो 0 0 में कौन आ जाएंगे, डिस्क्रीट, और यहाँ पे पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। समझ गए ना सभी लोग इसको लिखने का तरीका। तो देखो वैसे भी हम लिख सकते हैं, अलग से भी इसको हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा लिख रहे हो ना, C+P, C+NP, D+P, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं। रटना भी ना तो इसको रट लो, ये सीक्वेंस CTFS, CTFT, DTFS, DTFT। अगर ये सीक्वेंस याद कर लेते हो तो यहाँ पे आपने लिखा 1 1 0 0 1 0 1 0, तो जैसे बाइनरी में आप डेटा लिखते हो उसी को जस्ट मैं यहाँ से थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता ही, एक डोमेन का कंटिन्यूस नेचर दूसरे डोमेन में किस में ट्रांसफर होगा, देखो नॉन पीरियोडिक, प्लस पीरियोडिक नेचर किस में कन्वर्ट होता है, डिस्क्रीट, ठीक है। फिर ये नेचर आप कन्वर्ट कराते रहो। यहाँ पे देखो एक डोमेन का कंटिन्यूस नेचर दूसरे में किस में कन्वर्ट होगा,
नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक नेचर किस में कन्वर्ट होता है? कंटिन्यूस में। समझ गए ना? ऐसे डिस्क्रीट किस में कन्वर्ट होता है? पीरियोडिक। और ये पीरियोडिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्क्रीट में। यहाँ पे देखो डिस्क्रीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? पीरियोडिक में। और नॉन पीरियोडिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूस में। तो बस आपको अगर एक डोमेन याद है ना, तो दूसरे डोमेन में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये वाली इसके जस्ट पहले वाली जो टेबल हमने बनाई थी उसी टेबल का यूज़ करिए, नेक्स्ट टेबल में चले जाइए। तो ज़रा मुझे बताइए ये टेबल कितने लोगों को समझ में आ गई कि एटलीस्ट इन 4 डोमेन्स के लिए तो हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब चाहें तब जा सकते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बता दिया कि डायरेक्ट तरीका आपको कैसे लिखना है, प्रोवाइडेड आप इनके बारे में एटलीस्ट टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए। समझ आ गया ना सभी लोगों को? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है? तो बस एक बेसिक सा प्री रिक्विजिट था, जस्ट मैंने आपको रिवाइज कर दिया क्योंकि आप सारे के सारे ट्रांसफॉर्म्स 1 बाय 1 पढ़ चुके हो। तो जस्ट अब हम आते हैं DTFT का डिस्कशन करते हैं। समझ गया ना? वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हम लोग लिंक करने की कोशिश करते हैं DTFT और Z ट्रांसफॉर्म को। तो जरा देखिए DTFT क्या होता है। पहले तो DTFT मैं आपको बताता हूँ। ये होता है आपका DTFT, ठीक है? ये सिंबल होता है DTFT का। जरा ध्यान से समझिए, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आप सब लोग नोटिस करना। ये DTFT का सिंबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी इसी सिंबल को ऐसा भी लिखते हैं, कभी कभी इसी सिंबल को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है? तो सेम सिंबल्स को बार बार लिखते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंबल होता है और जो हमें याद करना चाहिए, अगर हम e⁻ वाला सिंबल याद करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या फिर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है? चलो, तो xn आपको मिल गया xe⁻ जो हमें यहाँ से दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो आपको xn मिलना चाहिए, क्योंकि देखो ये CTFT जैसा ही है ना, तो ये CTFT जैसा ही है। तो CTFT क्या होता था? कंटिन्यूस। तो बस ये डिस्क्रीट हो जाएगा और नॉन पीरियोडिक रहेगा। तो ये है डिस्क्रीट क्योंकि x ऑफ n लगा हुआ है, साथ में नॉन पीरियोडिक रहेगा क्योंकि CTFT भी नॉन पीरियोडिक होता था, ठीक है? डिस्क्रीट वाला नेचर किस में ट्रांसफर होगा? बोलते जाओ फटाफट, आंसर भी बताते जाओ। डिस्क्रीट वाला नेचर ट्रांसफर होगा पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक वाला नेचर किस में ट्रांसफर होगा? कंटिन्यूस में। यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चली कि जब भी आप कोई भी DTFT कैलकुलेट करते हो, जितने भी DTFTs होते हैं वो नेचर में हमेशा कैसे होते हैं? ये दिस विल ऑलवेज बी पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूस। ये तो समझ पा रहे हो ना पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जल्दी से जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं 5 मिनट में उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया एक बार फटाफट सभी लोग दोबारा देख लो मैंने क्या समझाया। ये एक सिंपल सी चीज़ अगर आप याद रख सकते हो कि किसी भी डोमेन का, चाहे टाइम डोमेन चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन का, कंटिन्यूस नेचर किस में ट्रांसफर होता है? नॉन पीरियोडिसिटी में। और जो डिस्क्रीट नेचर होता है वो हमेशा पीरियोडिसिटी में ट्रांसफर होता है। बस ये एक सिंगल स्टेटमेंट अगर आप याद रखते हो तो सारी टेबल, सारी चीज़ें हमेशा आप सही कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट, एक डोमेन का कंटिन्यूस नेचर दूसरे डोमेन के किस में ट्रांसफर होगा? नॉन पीरियोडिक नेचर में। और एक डोमेन का डिस्क्रीट नेचर किस में ट्रांसफर होगा? पीरियोडिक नेचर में। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। समझ गए ना? चलो, तो अब यहाँ पे ज़रा देखो, टाइम से फ्रीक्वेंसी में अगर हमको जाना है तो वही मैंने लिखा, कंटिन्यूस नॉन पीरियोडिक डिस्क्रीट पीरियोडिक, पीरियोडिक डिस्क्रीट नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूस। ये पॉइंट सबको समझ में आए। फिर एक टेबल मैंने बनाई थी, ये देख लेना। ऑन द सिमिलर बेसिस यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि x ऑफ n कैसा होता है? डिस्क्रीट, तो इसका करस्पॉन्डिंग डोमेन पीरियोडिक हो जाएगा। साथ के साथ ये नॉन पीरियोडिक होता है तो ये कंटिन्यूटी देगा इस सिग्नल को। इसका मतलब जो xe⁻ आता है, जो DTFTs होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस एज वेल एज पीरियोडिक। इसका मतलब ध्यान से समझिए, जो ये x ऑफ n आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो x ऑफ n का DTFT आप कैलकुलेट करो e⁻ अगर ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड भी तो पता होना चाहिए। तो आइए पता करते हैं इसका पीरियड। ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड भी निकालिए और चेक करिए। तो जब आप इसका पीरियड कैलकुलेट करोगे तो सभी लोगों को वैसे पता ही होता है, नहीं पता है तो आप देख लो यहाँ पे यार कि जो इसमें आप e⁻ से मल्टीप्लाई करोगे और ओमेगा को 2π से रिप्लेस कर दोगे तो e⁻j2π की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा x e⁻j। तो आप आगे से जब भी कोई भी DTFT लिखो, कैसा भी DTFT आप आगे से लिखो, सिर्फ x ऑफ n का x ऑफ e⁻j लिखना काफ़ी नहीं है। आप यहाँ पे ये भी बताइए कि दिस पर्टिकुलर थिंग, 2 तरीके से इसको लिखते हैं। कभी कभी ऐसा लिखते हैं e⁻j वेयर ओमेगा लाइज बिटवीन -π to π, या तो ऐसा लिखो, है ना, या तो फिर इसके पूरे के पूरे पीरियड को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो फटाफट मुझे बता दो कितने लोगों को ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक समझ गए ना सभी लोग कि मैंने क्या बताया? या तो आप ऐसा बोलो कि जो x e⁻j आ रहा है
ये जो मैंने निकाला ये माइनस पाई से पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। या तो फिर तुम ये बताओ कि ये जो आपने सिग्नल कैलकुलेट किया ये e टू द पावर माइनस जी ओमेगा माइनस 2 पाई के जैसा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें 1 बाय 1 हमको समझनी चाहिए और हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जो भी DTFT आएगा उसमें ओमेगा हमेशा कंटिन्यूस रहेगा और एक 2 पाई के पीरियड पे आपका जो सिग्नल होगा वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये तो बात हो गई DTFT की। अब बात कर लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की। आइए जेड ट्रांसफॉर्म की बात करिए। जेड ट्रांसफॉर्म में आप बोलते थे कि यार एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्स ऑफ जेड। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते थे या फॉर्मूला लिखते थे तो एक्स ऑफ जेड आपको मिलता था एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन। यहाँ पे आप लिखते थे जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर जी ओमेगा। आप यहाँ से बोलोगे कि यार अगर यहाँ पे आर 1 हो जाता तो ये जो DTFT है, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है, इसमें अगर मैं मॉड जेड इक्वल टू 1 या आर इक्वल टू 1 पुट कर देता तो क्या ये एक्स ई टू द पावर जी ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता इक्वल टू समेशन ऑफ द सेम थिंग दैट वी हैव गॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा एन। चेक कर लीजिए ऐसा कन्वर्ट हो जाता? यस, कन्वर्ट हो जाता। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, कितने लोगों को ये लगता है कि जब हमारा मन होगा तब हम इसमें आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू 1 या मॉड जेड इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जेड ट्रांसफॉर्म में या लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई भी वैल्यू रखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करी जाती है। आप उस चीज़ का मुझे नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब मेरा मन होगा तब मैं मॉड जेड इक्वल टू 1 इसमें पुट कर सकता हूँ इसमें, या नहीं कर सकता? बोलो। फटाफट आंसर। कब कब हम लोग रख सकते हैं, कब कब नहीं रख सकते? दिस इज समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन। तो जल्दी से आंसर मुझे बताइए और कंफर्म करो कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमें चेक करना चाहिए बिफोर एक्चुअली पुटिंग दिस वैल्यू। तो हमें ज़रूर ये चेक करना चाहिए क्या मॉड जेड इक्वल टू 1 ROC का पार्ट है नहीं। ये चेक करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मॉड जेड इक्वल टू 1 ROC का पार्ट नहीं है तो आप इसमें कभी भी z इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते। तो आप देखो थोड़ा थोड़ा लाप्लास जैसा आपको दिख रहा होगा। मैं बताता था आपको कि जब भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से फूरियर ट्रांसफॉर्म में जाना है तो आप s इक्वल टू जी ओमेगा तो रखो, बट तभी रखना जब वो जी ओमेगा ROC का पार्ट होगा। बिल्कुल सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी चल रहा है कि अगर आपको DTFT कैलकुलेट करना है तो चाहो तो z ट्रांसफॉर्म पहले निकाल लो, बट उसमें z इक्वल टू ई टू द पावर जी ओमेगा तभी पुट करना जब वो ROC का पार्ट होगा या जब भी मॉड z इक्वल टू 1 ROC का पार्ट हो जाएगा। तो मैं दोनों ही फॉर्मुलेज आपके लिए लिख देता हूँ। तो DTFT के यहाँ से मुझे दो फॉर्मुलेज दिखने चाहिए। ये है पहला फॉर्मूला, है ना, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा एन। इसको हम बहुत रेयरली यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। एक दूसरा रास्ता भी DTFT कैलकुलेट करने का, जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए। ये मिला आपको एक्स ऑफ जेड, इसमें z इक्वल टू ई की पावर जी ओमेगा पुट करोगे, ये मिल जाएगा x ई टू द पावर जी ओमेगा। बट ऐसा तभी करेंगे व्हेन ROC इंक्लूड्स यूनिटी सर्कल। ROC इंक्लूड्स यूनिटी सर्कल। कितने लोगों को ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक वेरी क्लियरली? जो मैंने पूरा का पूरा दो रास्ते मैंने आपको दिए, या तो ऊपर वाला रास्ता फॉलो करो, आपका मन ऊपर वाला रास्ता फॉलो करना। तो एक चीज़ एक्नॉलेज करना मत भूलना कि दैट दिस शुड बी पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस, है ना, ये तो हम एक्नॉलेज करेंगे। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया क्योंकि आप जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो, जेड ट्रांसफॉर्म में कंफर्टेबल हो, तो सेकंड रास्ता जो मैंने आपको दिया, मैंने बोला कि आप यहाँ से जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लो, बट उसमें z इक्वल टू ई पावर जी ओमेगा तभी आप रखेंगे जब मॉड z इक्वल टू 1 ROC का पार्ट होगा। तो इसमें z इक्वल टू ई टू द पावर जी ओमेगा डाल के तभी कैलकुलेट करेंगे व्हेन ROC इंक्लूड्स द यूनिटी सर्कल। होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर है तो आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ DTFT की। मैं थोड़ा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जो हम लोग CTFT पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने दो टाइप के आपको CTFT बताए थे। पहला बताया था वेल डिफाइंड CTFT। वेल डिफाइंड CTFT आपके वो होते थे जिसमें आपका x ऑफ n एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता था और x ऑफ n नॉन पीरियोडिक होता था। तो जब भी हम लोग बोलते थे कि x ऑफ n एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो अपने आप नॉन पीरियोडिसिटी इंश्योर हो जाती थी। तो हम लोग बोलते थे x ऑफ n शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। फिर बोलते थे कि उस कैटेगरी में आपके सारे के सारे एनर्जी सिग्नल्स और इम्पल्स सिग्नल आ जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि उसमें आप फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो, साथ के साथ फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने एक दूसरा फॉर्मेट आपको बताया था, लिमिटेडली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म।
लिमिटेडली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है इसमें जनरली सारे के सारे पावर सिग्नल्स आते हैं। इसका जब भी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो तो वो हर एक ओमेगा की वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं आता, कम से कम एक ओमेगा की वैल्यू के लिए शायद वो इन्फिनिटी भी टेंड करे। उसके बाद मैंने बताया था कभी भी फॉर्मूले से ये कैलकुलेट नहीं होते, वी यूज सम इनडायरेक्ट टेक्निक्स और बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ द वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। और चौथी चीज़ मैंने बताई थी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। कितने लोगों को ये सारा का सारा लॉजिक याद है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, सबसे फर्स्ट पॉइंट फॉर एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल्स, फॉर एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल्स। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it includes all energy signals, it includes all energy signals, ठीक है। अब देखो इसमें इम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिस्क्रीट इम्पल्स आपकी क्या होती है, वो खुद ब खुद एक एनर्जी सिग्नल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डेल एन लिख भी देता हूँ तो इस केस में ये नीदर एनर्जी नॉर पावर नहीं है बल्कि एनर्जी सिग्नल ही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे हम लोग लिखते थे इट इंक्लूड्स ऑल एनर्जी सिग्नल्स एंड इम्पल्स सिग्नल्स, बट यहाँ पे इम्पल्स खुद ही एक एनर्जी सिग्नल है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें क्या लिखोगे, फॉर्मुलेज एप्लीकेबल है या नहीं। तो आप बोलेंगे फॉर्मूला ऑफ DTFT एंड Z ट्रांसफॉर्म इज वैलिड। तो जब जो भी DTFT के फॉर्मूले या Z ट्रांसफॉर्म टेक्निक के थ्रू करते हो वो हमेशा इन्हीं का कैलकुलेट करते हो। चौथा, प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी आप निकाल सकते हो, प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में चल रहा है। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है ना वो काफ़ी हद तक आपका CTFT बेस्ड रहना चाहिए। चलिए फिर आता है आपका लिमिटेडली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या बोलेंगे, x ऑफ n मस्ट बी पावर सिग्नल, ठीक है। तो ये सारे के सारे पावर सिग्नल्स को इंक्लूड करता है। सेकेंड, ऑल प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल, ऑल प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ DTFT कैन नॉट बी अप्लाइड। तो फॉर्मूला ऑफ DTFT कांट बी अप्लाइड, ठीक है। तो आप DTFT का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं वर्बली बोल दे रहा हूँ। जब भी आप वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो, वेल डिफाइंड DTFT कैलकुलेट करते हो, तो जो भी DTFT आता है वो हर एक ओमेगा की वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, या मतलब इन्फिनिटी को टेंड नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम जो आपके लिमिटेडली डिफाइंड DTFT होते हैं वो सारे के सारे ओमेगा की एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए इन्फिनिटी जरूर टेंड करेंगे या फिर एक वैल्यू के लिए अनडिफाइंड जरूर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आई होप सभी लोगों को समझ में आया। अब अगर आप यहाँ तक लॉजिक समझ गए तो इसके आगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक लॉजिक सबको समझ में, तो जल्दी से कंफर्म कर दो सभी लोग, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2020 के लिए क्रैश कोर्स देख सकते हो यार, देख सकते हो मैथ्स के लिए, सिग्नल्स के लिए, डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपके पास टाइम है और आपको समझ में आता है देन यू कैन गो एंड वॉच, ठीक है। आ गया ना, सबको समझ में आता है। चलिए देखिए इनवर्स DTFT क्या होता है। तो इनवर्स DTFT का मतलब ही यही है कि आपको x e⁻j⍵ दिया रहेगा और यहाँ से आप x ऑफ n की उम्मीद रखेंगे। यहाँ से अगर आप x ऑफ n कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये आपको मिलेगा 1/2 पाई, लिमिट आपको मिल जाएगी -पाई टू पाई, ये आपको मिलेगा x e⁻j⍵ n dω, ठीक है। चेक कर लो यार सभी लोग फॉर्मूला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि आप देख यहाँ पे ध्यान से कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर सिग्नल कैसा है, कंटिन्यूस। साथ में आप लिमिट देख रहे हो, मैंने सिर्फ -पाई से पाई की डाली क्योंकि मुझे पता है ये सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक। तो जितने भी आपके DTFTs होते हैं दे आर कंटिन्यूस एज वेल एज पीरियोडिक, कंटिन्यूस भी होते हैं पीरियोडिक भी होते हैं, इस वजह से ही ये इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे बनता है। पेयर अगर बनाने को कोई मुझसे बोलेगा तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए ये पेयर भी लिख देता हूँ, -∞ to ∞ x of n e⁻j⍵n
एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा एन। और अगर कोई एक्स ऑफ एन कैलकुलेट करने बोलता है तो 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं जाएगी, माइनस पाई टू पाई, एक पीरियड की लिमिट लेंगे, ई टू द पावर जी ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, ई टू द पावर जे ओमेगा एन रहेगा, डी ओमेगा। तो ये दोनों पेयर्स जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिए, दीज पेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पेयर्स। चलिए, ये तो चर्चा हो गई इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अब आइए कुछ और डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब देखो क्या करते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स का डीटीएफटी या फिर इनवर्स डीटीएफटी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप बहुत ध्यानपूर्वक नोटिस करना, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म से लिंक करके ही बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सीटीएफटी से ही लिंक करके बताने वाला हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ें ध्यान से समझते जाएंगे और उसका आंसर भी हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिग्नल आपका आता है, द फर्स्ट सिग्नल दैट इज डेल एन, ठीक है। अगर आपको एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल एन दे रखा है तो उसका एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा कितना होना चाहिए। आइए कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर और निकालते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से उसका एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा कैलकुलेट करना है तो देखो ज़रा, ये आपको मिलेगा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। और अगर आपने यहाँ पे बस ध्यान से सुनते रहना 1-2 मिनट के लिए, फिर आपको सारे लॉजिक्स अपने आप समझ आ जाएंगे। ये मिला आपको ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये n यहाँ पे चला गया, ये हो गया 1, बाकी n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आंसर मिला आपको 1। मतलब जो डेल एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आने वाला था वो आपको कितना मिल जाता, 1। बट यहाँ पे जो आपने ये 1 लिखा है ना, इस 1 में थोड़ा सा एक डाउट मुझे आ रहा है, और वो डाउट मुझे ये आ रहा है कि देखिएगा कि ये 1 होगा कैसे, या फिर इस 1 को हम लोग बनाएंगे कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब भी आप इस 1 की प्लॉटिंग करोगे तो 1 की प्लॉटिंग आपको हमेशा ऐसे मिलेगी। समझना इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से। देखिए, ये रहा आपका एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा एक्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डेल ओमेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना, माइनस पाई से पाई के बीच में आपको पहले 1 लिखना है, ठीक है। फिर बार बार इसी को रिपीट करते जाना, फिर बार बार आपको इसी को रिपीट करते जाना, समझ आए। तो अगर आपने एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1 लिखा ना, तो ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं लिखा। आप इसको साथ में लिखिए कि दिस 1 इज़ वैलिड फॉर माइनस पाई टू पाई, फिर आपका ये आंसर हो गया सही। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप इस एक्स ऑफ एन का निकाल लेते जेड ट्रांसफॉर्म। डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना आता है, 1। आर ओ सी कितनी आती है, एंटायर जेड प्लेन। तो अगर आर ओ सी एंटायर जेड प्लेन है तो क्या उसमें यूनिटी सर्कल इंक्लूड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी जेड दिखता आप ई टू द पावर जे ओमेगा पुट कर देते, बट कहीं पे जेड दिखा ही नहीं, इस वजह से ई टू द पावर जे ओमेगा हमने पुट नहीं किया। ये पहला डिस्कशन हुआ। सेकंड पे आइए, सेकंड इंपॉर्टेंट सिग्नल देखिए, ए टू द पावर एन यू एन, बट मैं यहाँ पे मॉड ए को लेके चल रहा हूँ लेस देन 1। तो मैं क्या करता हूँ, आप डायरेक्टली जेड ट्रांसफॉर्म के नज़रिए से सोचता हूँ कि अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ से कैलकुलेट करता तो एक्स ऑफ जेड मुझे मिल जाता है जेड अपॉन जेड माइनस ए। ज़्यादातर क्वेश्चंस को देखो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए। आर ओ सी कितनी मिलती है आपको, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते तो मॉड ए आपका खुद ही 1 से कम था। मॉड ए अगर 1 से कम हो गया और आप मॉड जेड को मॉड ए से ज़्यादा लेके जा रहे हो, तो आप मुझे बताएंगे क्या इसमें यूनिटी सर्कल इंक्लूड होगा या नहीं होगा। एवरीवन वेरी क्विकली सभी लोग बताइए कि विल इट इंक्लूड यूनिटी सर्कल और नॉट। क्या यहाँ पे जेड की जगह पे ई टू द पावर जे ओमेगा आप डाल सकते हो, यस और नो। तो आई थिंक हर कोई यहाँ पे जेड की जगह पे ई टू द पावर जे ओमेगा डाल सकता है और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकता है। बट जब आपने ये लिखा, इसके बाद मुझे एक पॉइंट बताना है, पहले यहाँ तक सभी लोग कंफर्म कर दो। दिख रहा ना सबको। तो लॉजिकली आई थिंक सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है कि अगर आपने ए टू द पावर एन लिखा, यू एन लिखा, तो इसका डीटीएफटी डायरेक्ट मैं नहीं बता सकता। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ए टू द पावर एन यू एन का डीटीएफटी बता दो, तो मैं बोलूँगा मैं नहीं बता सकता डीटीएफटी जब तक तुम मुझे ए पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दोगे। तो तुमने मुझे ए पे रिस्ट्रिक्शन दी, मॉड ए लेस देन 1 ले लो सर। अब बताओ, अब मुझे समझ आ गया कि अगर मॉड ए लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड जेड है, अब देखो जरा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, ये देखिए ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि जो मॉड ए है वो 1 से कम है, मतलब वो 1 के अंदर है, और जो आपका आर ओ सी है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यूनिटी सर्कल इंक्लूड हो जाएगा। अगर यूनिटी सर्कल इंक्लूड हो गया, इसका मतलब आप इसमें z इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा डाल के डीटीएफटी डिफाइन कर सकते हो। सबको पॉइंट समझ आ गया। आप मुझे बताओगे अगर यही मॉड ए ग्रेटर देन 1 होता फिर आंसर क्या आने वाला था।
तो अगर यही मॉड ए ग्रेटर देन 1 होता, उस केस में जो आपका x e टू द पावर j ओमेगा आता वो आ जाता है इन्फाइनाइट, ठीक है। या मतलब आप बोलते डी टी एफ टी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको दिख भी रहा है कि ये फिर नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल हो जाते हैं ना, अनबाउंडेड हो जाता है ना ये सिग्नल। उस केस में आपका आंसर आ जाता इन्फाइनाइट, ठीक है। तो जो जितने भी नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम के केस में जितने भी नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड हो जाते हैं, या फिर उनका जो DTFT होता है वो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। आइए चलते हैं तीसरे सिग्नल की तरफ। ये रहा आपकी तरफ आपका तीसरा सिग्नल, इसका आपको मुझे बताना है DTFT अंडर द कंडीशन मॉड ए ग्रेटर देन। अब सबसे पहले मैंने Z ट्रांसफॉर्म के बारे में सोचा, Z ट्रांसफॉर्म के बारे में सोचा, तो यहाँ से Z ट्रांसफॉर्म मिल गया Z अपॉन Z माइनस ए। ROC आपको कितनी मिल गई, मॉड Z लेस देन मॉड ए, ये मिल गया आपको ROC। बट यहाँ पे इसने मॉड ए पे कंडीशन लगा रखी थी कि मॉड ए आपका 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन हमें मिला मॉड Z लेस देन मॉड ए ग्रेटर देन। अब बताओ क्या यहाँ पे यूनिटी सर्कल इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बोल रहा है जो ROC वो मॉड ए के अंदर आना चाहिए, और जो आपका मॉड है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ROC इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर जे यूनिटी सर्कल इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ से भी DTFT आप चाहो तो लिख सकते थे e टू द पावर j ओमेगा अपॉन e टू द पावर j ओमेगा माइनस ए। समझ आ गया ना सबको? तो यहाँ से यार एक बार मुझे बताना सभी लोग, आर यू फॉलोइंग दिस थिंग और नॉट? समझ आया? चलो, तो समझ गए ना कि मतलब जो Z ट्रांसफॉर्म वाले सारे के सारे रिजल्ट हैं, जितने भी Z ट्रांसफॉर्म में आपने रिजल्ट याद किए थे, सारे रिजल्ट्स में पहले Z ट्रांसफॉर्म निकाल लो, बट यूनिटी सर्कल का इंक्लूजन चेक कर लो। यूनिटी सर्कल इंक्लूड कर रहा है तो आँख बंद करके आप उसका DTFT निकाल सकते हो। तो एक बहुत ही लार्ज कैटेगरी ऑफ DTFT यहीं से आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आया? सारे के सारे, पहला, दूसरा, तीसरा, आ गया सबको समझ में? फाइन। इसका ROC एक बार बताना, ये देखिए इसका ROC मैं आपको समझा देता हूँ। असल में मैं A लेके चल रहा हूँ ना, तो किसी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यही नंबर्स ले लेता ना तो आपको दिक्कत नहीं आती। ज़रा देख लो, चलो यहाँ पे ROC क्या मेंशन कर रखा है, देखना, ये मैं ले लेता हूँ मॉड Z इक्वल टू मॉड ए। समझना मेरी बात को, ROC मेंशन कर रखा है इसके अंदर का सारा रीजन, ये लो इसके अंदर का सारा रीजन, ये हो गया आपका ROC, ठीक है। अब यूनिटी सर्कल का अंदाज़ा लगाना है, तो यूनिटी सर्कल का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? यूनिटी सर्कल का अंदाज़ा यहाँ से लगेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मॉड ए है ये 1 से ज़्यादा है या 1 मॉड ए से कम है। इसका मतलब 1 कहाँ पे आएगा? इसके अंदर डाल दो 1 को, तो 1 इसके अंदर पे कहीं पे रहा होगा। समझिए ज़रा इस बात को और मुझे बताइए, है ना। तो आप अरे देखो इसको ऐसा लिख लो यार, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए अब तो ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया कि मॉड Z इक्वल टू मॉड ए यहाँ था, आपका 1 जो है वो मॉड ए से कम होना चाहिए था, तो 1 को मैंने मॉड ए से कम कर दिया। अब देखो क्या ROC यूनिटी सर्कल को इंक्लूड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो उस केस में Z इक्वल टू ई पावर j ओमेगा आप इजीली पुट कर सकते हो। समझ गए? तो दीपक आपको समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको समझाया? चलो जल्दी जल्दी कंफर्म भी करते रहो सो दैट वी शुड मूव अहेड। यस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। चौथा जो सिग्नल आपका है यार इस कैटेगरी में, वो चौथा सिग्नल आपका होता है साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल देखा देखा सिग्नल लग रहा है, आपने CTFT में बिल्कुल एक ऐसा सिग्नल कराया था साइन 80 बाई पाई टी काइंड ऑफ, साइन 80 बाई पाई टी काइंड ऑफ आपने बिल्कुल सेम सिग्नल कराया था और बोला था कि ओमेगा डोमेन में -a से a ले लेना और पीक वैल्यू को 1 कर देना। कितने लोगों को याद है यार? बताते भी रहो ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। आगे ना ऐसे ही करते थे हम लोग, आंख बंद करिए, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कोई अंतर ही नहीं। समझ आया ना? कोई डिफरेंस नहीं, माइनस ओमेगा सी 1, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। चलो, बट आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि ये पीरियोडिक होना चाहिए, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? कर लो पीरियोडिक, इतना बन गया, अब 2 पाई से इसको पीरियोडिसिटी बढ़ा दो। ये 0 वाला पॉइंट कहाँ ले जाना? 2 पाई। ये वाला पॉइंट कहाँ पे ले आना? -2 पाई। और ऐसे करके ये ब्लॉक्स को बढ़ा देना।
समझ आया? एवरीवन इज फॉलोइंग दिस पार्ट? क्लियर? तो ये चीज़ आप आगे से हमेशा याद रखना, आप आँख बंद करके इसके बाद हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी लिमिटेशन होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहें तो छोटी सी लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन यहाँ से मिलती है। ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा? 2π माइनस ओमेगा सी। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि जो 2π माइनस ओमेगा सी होना चाहिए ना, वो ओमेगा सी से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप बोलते हो कि आपका ओमेगा सी पाई से कम होना चाहिए, या इन जनरल हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं दैट मॉड ओमेगा सी शुड बी लेस देन पाई। हालांकि क्वेश्चंस में आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं भी देखोगे तो भी आपको सही आंसर मिलेगा हमेशा। वो क्वेश्चन में ये बना के ही देगा इस तरीके से कि जो इसका मॉड आएगा ना वो पाई से कम ही रहेगा। समझ आ गया ना? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट तभी लगाना जब मॉड ऑफ ओमेगा सी पाई से कम होता है। हालांकि इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाता है, बट जस्ट फॉर द क्लैरिटी मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। तो समझ गया ना कि मैंने CTFT को DTFT से कैसे रिलेट करा? तो ये था CTFT आपके लिए, इसको देखो मैंने डायरेक्टली आपके लिए DTFT से लिंक कर दिया। अब ये एक इंपॉर्टेंट पेयर बन गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेयर होता है। इसकी एनर्जी वगैरह पूछी जाती है तो यहाँ से इसकी एनर्जी बहुत इजीली निकल आती है। अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है? चलिए एक अगले सिग्नल पे आते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड DTFT। तो कुछ स्टैंडर्ड DTFT की मैं पहले ही चर्चा कर लेना चाहता हूँ, एटलीस्ट उन सारे की जिनका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कोई लिंक नहीं। ये आप बोलोगे सर ये भी आपने बताया था, sin 80/πt का होल स्क्वायर भी आपने बताया था। तो चलिए sin 80/πt के होल स्क्वायर की भी चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे। ये हो गया आपका sin 80/πt होल स्क्वायर। इसका मैंने आपको बताया था कि आप क्या करना, एक ट्रायंगल बना लेना, बट ट्रायंगल ओमेगा डोमेन में रहना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली एक्स ओमेगा हो जाएगा। लिमिट आप -a से डालना मत भूलना, तो लिमिट यहाँ पे -2a से 2a डालना। और अगर कोई पीक वैल्यू पूछेगा तो पीक वैल्यू यहीं पे लिखी रहती a/π, ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। आंख बंद करके मैंने यहाँ पे भी सेम काम कर दिया, बिल्कुल सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया। ये रहा आपका x e⁻j वर्सेस ओमेगा। यहाँ पे भी मैं ट्रायंगल ही बनाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रायंगल यहाँ पे बनाया था। पीक वैल्यू भी मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, -2 ओमेगा सी से लेके 2 ओमेगा सी, ये 0, ये पीक वैल्यू a/π। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर ये पीरियोडिक भी होना चाहिए, तो इसको आप 2π से पीरियोडिक भी कर लो, तो 2π से इसको बढ़ा लो इन्फिनिटी तक। तो आप इसको इन्फिनिटी तक बढ़ाते चले जाओ। यहाँ पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। वो अपने आप जो क्वेश्चन बनाएगा दे विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, समझ आ गया ना? कितने लोगों को ये सारे के सारे पांचों समझ में आ गए? 1 बाय 1। पहला समझ आया, फर्स्ट ये वाला डेल एन, यस। सेकेंड में भी जेड ट्रांसफॉर्म की मदद ली, तीसरे में जेड की मदद ली, चौथे में फूरियर की मदद ली, पांचवें में फूरियर की मदद ली। तो आप देख रहोगे दो कैटेगरीज को हमने जेड से खत्म कर दिया, बाकी ये वाली जो नेक्स्ट कैटेगरीज थी इनमें हमने फूरियर से इनको खत्म कर दिया। ठीक है ना, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड सिग्नल्स की बात मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। अभी मैं सारा का सारा कोरिलेशन पे चल रहा हूँ। ठीक है, चलो ज़रा मुझे ये बताएंगे सभी लोग कि अगर एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ओमेगा, तो डी एक्स टी बाई डी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे जे ओमेगा एक्स ओमेगा। अग्रीड। वैसे अगर आपका एक्स ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस का कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तो ये मिला 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। समझ आया? तो ये था डिफरेंस, ये था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये था फर्स्ट डिफरेंस। तो दोनों में मैं फिर से एक एनालॉजी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने से जी ओमेगा आ रहा है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लेने से आपको क्या मिल रहा है? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा मिल रहा है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो CTFT का जी ओमेगा है वो DTFT के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा के एनालॉगस होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इक्वालिटी एंड एनालॉगस। इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू, जैसे हमने देखा था z इक्वल टू ई टू द पावर एस टी एस, बट z इक्वल टू, जब हम लोगों ने देखो ये पॉइंट तो याद है ना सबको, मैंने बताया था z इक्वल टू ई टू द पावर एस टी एस होता है, बट 1 माइनस जेड इनवर्स इज एनालॉगस टू s। ठीक है, तो मैंने एनालॉजी और इक्वालिटी के बीच में आपको काफ़ी क्लियर तरीके से डिफरेंस समझाया था। सो होपफुली यू रिमेंबर दिस थिंग, द डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ ये इक्वल होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, दे शुड बी एनालॉगस इन नेचर। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से मैं कौन सा ट्रांसफॉर्म डिराइव करना चाहता हूँ। देखिए यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होता था? CTFT, एवरीवन विल से दैट इट इज पाई डेल ओमेगा प्लस
1/j, यही होता है ना u ऑफ टी का, पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j। वैसे देखो अगर आपको कोई un का पूछता है, अगर आपको कोई पूछता है un का dtft बता दो, ठीक है, तो आप लिखेंगे पाई डेल ओमेगा प्लस 1/, अब जी ओमेगा के एनालॉगस कौन आ चुका है, e टू द पावर माइनस j। तो यहाँ पे ये एनालॉगस जो जी ओमेगा था ना उसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, समझ रहे हो ना। तो देखो मैं स्टैंडर्ड सारे के सारे ना बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई रिजल्ट यूज़ किए, जस्ट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म से आपको इंटरलिंक करके बता रहा हूँ। कभी कभी मैं z के पास जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली जब मैं एक्सपोनेंशियल्स की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल मतलब a टू द पावर n u माइनस n माइनस 1 a टू द पावर मॉड n, तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है z ट्रांसफॉर्म से उनको कोरिलेट करना हो। बट जब मैं सिग्नल्स पे आ रहा हूँ जैसे साइन ओमेगा सी अपॉन पाई एन, साइन ओमेगा सी अपॉन पाई एन का होल स्क्वायर un, तो ऐसे सिग्नल्स के लिए ऐसे सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल किसमें हूँ, CTFT के कोरिलेशन से मैं ज़्यादा अच्छे से इनको कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने un का आपको DTFT बता दिया, बट इसमें अभी भी एक ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये मुझे पीरियोडिक नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से देखो, असल में जो आप DTFT लिखते हो ना, तो ये ठीक नहीं है, आपको ना इसको करेक्ट करना चाहिए। दो तरीके हैं, या तो जो आपने इसको लिख दिया तो आप लिखो कि यहाँ पे जो ओमेगा है मैं उसे माइनस पाई से पाई के बीच में कंसिडर करूँगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको पीरियोडिक जैसा दिखाइए, ओमेगा माइनस 2 पाई के, ठीक है, वेर के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये समेशन उसी एंड में लगाते हैं जो पीरियोडिक नहीं, बाकी ये तो पहले से ही पीरियोडिक है क्योंकि आपको पता ही है e टू द पावर माइनस जी ओमेगा तो पीरियोडिक। तो यहाँ पे समेशन मत लगाना, समझ गए ना सभी लोग। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे समेशन मत लगाना, बट इसको आपको समेशन लगा के दिखाना है अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो। तो बेटर हमेशा क्या होता है, बेटर हमेशा होता है जब भी आप DTFT निकालो ना तो साथ में बस अटैच कर दो कि ये आंसर जो मैंने निकाला है ये माइनस पाई से पाई के लिए। अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल दिखता है जो पीरियोडिक नहीं लग रहा है, जैसे ये तो पीरियोडिक है, क्योंकि आपको पता है e टू द पावर j ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा, ये तो पीरियोडिक होंगे ही होंगे डिस्क्रीट टाइम, है ना। तो ये तो पीरियोडिक हो ही जाएंगे अगर आपका ओमेगा यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओमेगा को अगर आप ओमेगा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करोगे तो हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। तो जहाँ पे e टू द पावर माइनस j ओमेगा जैसे टर्म्स आते हैं ना, उनको समेशन के अंदर डालने की जरूरत नहीं होती। बट बहुत बार ऐसे सिग्नल्स आ जाते हैं जो दिखने में पीरियोडिक होते हैं, तो आपको उनको वापस से समेशन के अंदर डालना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स? चेक करिए और बताइए मुझे, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैसे जंप करके आए। ये जल्दी से बताओ यार सभी लोग। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ भी तो हमको देखनी है, और खासकर इसकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा पार्सेबल थ्योरम से, उसमें गलती क्या करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली जो DTFT से सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पार्सेबल थ्योरम से पूछे जाते हैं। बट पार्सेबल थ्योरम यहाँ पे इतना सीधा सीधा नहीं, पार्सेबल थ्योरम के मैं आपको 4 कॉम्पोनेंट्स दूंगा, चारों कॉम्पोनेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें जो आप अगर दिमाग में रखोगे तो आपके लिए अच्छी रहेगी। समेशन मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मुझे पीरियोडिक दिख रहा है तो मैंने उसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बट कन्वीनियंट हमेशा मेरे लिए यही रहेगा कि क्यों ना मैं बस यही लिख दूँ कि यार जो भी आंसर आ रहा है वो माइनस पाई से पाई के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ गया ना। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी। लीनियरिटी में बोल रहा है कि अगर x1 n का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, x1 e टू द पावर j ओमेगा, और x2 n का फूरियर ट्रांसफॉर्म है x2 e टू द पावर j ओमेगा, और अगर मैंने एक नया सिग्नल बना दिया g ऑफ n विच इज़ काइंड ऑफ ax1n प्लस bx2n, तो यहाँ से जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा y इंटू e टू द पावर j ओमेगा का, दैट इज ax1 e टू द पावर j ओमेगा प्लस bx2 e टू द पावर j ओमेगा। बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है। जब आप लाप्लास की लीनियरिटी लगाते हो, जेड की लीनियरिटी लगाते हो, या फूरियर सीरीज़ की लीनियरिटी लगाते हो, तो वहाँ पे हिडन मीनिंग्स होती है, मतलब वो लीनियरिटीज इतनी आसान नहीं होती है। बट इन CTFT DTFT की लीनियरिटी बहुत ईजी होती है, आसानी से लगा सकते हो। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग में x ऑफ n का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको मिलता है x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ठीक है, तो इसको याद ऐसे ही रखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे e टू द पावर जब आप n माइनस एन नॉट करोगे तो आपको e टू द पावर माइनस j ओमेगा n नॉट। तो आप देख रहे होगे ना कि जितनी भी सिग्नल सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमेट्रिकल। जब भी आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हो तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके सिग्नल का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं करती है, हालांकि उसके फेज़ में ठीक ठाक चेंजेस करा सकती है। तो ये हो गया आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो ये सेम माइनस का साइन आप ट्रांसफ़र कर देना इधर, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, काइंड ऑफ।
फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, अगर x ऑफ n का dt आपको दे रखा है x इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है। और सपोज अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन एक्स ऑफ n, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा ई टू द पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। वैसे ही यहाँ से अगर ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन आप करोगे तो आपको मिलेगा एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे वही उल्टा कि अगर इधर ओमेगा नॉट है तो यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट कर लेना, प्लस ओमेगा नॉट है तो माइनस ओमेगा नॉट कर लेना, मतलब उल्टा साइन जाकर ट्रांसफर होता है आपके ओमेगा के डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिवर्सल, अगर आपका एक्स ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जे ओमेगा, अगर मैं यहाँ पे एन को माइनस एन से रिप्लेस करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे आपको ई टू द पावर माइनस जे दिख रहा है ना, आप ओमेगा को माइनस जे से रिप्लेस कर देना। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा ऑल्टरनेटिवली भी समझ लेते हैं। जैसे आप इस प्रॉपर्टी को अगर ऐसा भी लिखो तो कोई फ़र्क है क्या, ज़रा चेक करके बताइए। अगर मान लो मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी लिख दूँ तो इसमें कोई अंतर है दोनों में, ज़रा ध्यान से सोच के बताइए, है ना। तो प्रॉपर्टी दिखने में थोड़ी लग रही कि शायद अजीब हो गया, बट मोर और लेस चीज़ें सेम ही चल रही। हो क्या रहा है कि चाहे मैं इस जे को माइनस जे से रिप्लेस करूँ या ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करूँ, साइन तो माइनस ओमेगा का ही आने वाला है ना। तो जब इसमें टाइम रिवर्सल आप लगाते हो ना तो कई जगह पे आपको क्या दिखेगा कि एक्स ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा ना लिख के वो लिख देगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, तो कॉन्जुगेट विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अगर आप कॉन्जुगेट भी लगाते हो तो सिर्फ इस जे पे ही माइनस जे का फर्क आने वाला है और ये दोनों आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी जो बाकी ट्रांसफॉर्म्स में बहुत ईजी होती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी कभी कॉन्जुगेट भी अगर अंदर लिखा हुआ था देन वी शुड नॉट बी पैनिक, हमें समझ आ जाना चाहिए कि असल में वो ओमेगा को माइनस ओमेगा से ही रिप्लेस कर रहा है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब टाइम रिवर्सल पढ़ लिया, तो अब हमारा बनता है टाइम एक्सपेंशन। टाइम एक्सपेंशन में बोल रहा है कि अगर एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म है एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, ये भी आपका जेड ट्रांसफॉर्म से मिलता जुलता है, तो एक्स ऑफ एन बाई के का कितना हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा के, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ओमेगा है उसको ओमेगा के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आ गया टाइम एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी। अगला है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इसमें मैं फिर से वही लिख देता हूँ आपके लिए। अगर एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा, पहले फूरियर कंटिन्यूस वाले का, तो ये मिलेगा आपको प्लस जे डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए बिल्कुल सेम है जैसे ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में थी, ठीक है। तो ये तो सी टी एफ टी का मैंने ले लिया रेफरेंस, तो ये रेफरेंस हुआ सी टी एफ टी का। अगर आप देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर में यार चाहे इसी की ब्रांच हो चाहे इलेक्ट्रिकल की ब्रांच हो, डी टी एफ टी से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन पूछे गए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी सिमेट्रीज पे या फिर पार्सिवल थ्योरम पे पूछे जाते हैं एक्स ऑफ एन। तो अगर इसमें आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी करना, प्लस जे लगाना और जो आपका एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा है इसको क्या कर लेना डिफरेंशिएट। तो आप देख रहे होगे कि दोनों प्रॉपर्टीज आपको काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप की दिख रही है, दिख गई ना। तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं, काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ पे अगर आप टी से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, मोर और लेस दिस थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर। आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी बोल रहा है कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। जब भी आप टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करते हैं मतलब आपको x1 n की प्रॉपर्टी पता है x1 ई टू द पावर जे ओमेगा और x2 n आप सभी को पता है x2 ई टू द पावर जे ओमेगा। अगर आप टाइम डोमेन में इनको कन्वॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हर एक पीरियड बाय पीरियड चलता रहेगा, दोनों पीरियोडिक सिग्नल आएंगे ना तो दोनों अपने अपने पीरियड में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो दोनों पीरियोडिक सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करिए, परफॉर्म करने के बाद जो नया रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप एक्नॉलेज करिए। ये होता है आपका कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। इसके बाद जो प्रॉपर्टी ना मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, ये थोड़ी सी अजीब है क्योंकि इस बार आपको पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा, इस बार आपको पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ यूनिक है ना उनके अराउंड मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पे बता दे रहा हूँ, वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। चलिए अगर मैं इसको टाइम डोमेन में कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये मिला x1t इंटू x2t, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियली तो मुझे यही लिख देना चाहिए कि 1/2 पाई x1 ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद
x2 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ठीक है। बट ये इतना आसान होता नहीं लिखना, समझ गए ना। तो ये उतना आसान है नहीं लिखना। असल में जो आप इसका कॉन्वोल्यूशन करोगे तो कॉन्वोल्यूशन आपको मिलना चाहिए 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई x1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इंटू x2 ऑफ e टू द पावर j k माइनस ओमेगा डी के, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन को एक्सपैंड करते हो ना, x ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, नॉर्मल वेरिएबल का ओमेगा। तो इस ओमेगा को एक जगह मैंने k से रिप्लेस किया, सेम ओमेगा को मैंने k माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। तो यही आप करते हैं कि x ऑफ टाउ एंड h ऑफ t माइनस टाउ। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हो, उसको ओमेगा माइनस k कर लो यार, है ना। बट ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसको भी पता है पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन करना इतना आसान तो है नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया नहीं है, और बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको चाहो तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन करना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हम कभी भी पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन के लिए जाने वाले नहीं। अब आता है पार्सेवल थ्योरम। पार्सेवल थ्योरम के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, अगर आप टाइम डोमेन में कर रहे हैं x ऑफ n इंटू एच ऑफ n, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x e टू द पावर j ओमेगा h e टू द पावर माइनस j ओमेगा रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस का ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा। सेकेंड, कभी कभी आपको मिलेगा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n h कॉन्जुगेट n मिलेगा, ठीक है। उस केस में आप लिखेंगे n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। इस बार कॉन्जुगेट लगेगा बाहर और अंदर आपको e टू द पावर j ओमेगा ही मिलना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा मैंने बोला, एग्जाम में अगर सवाल आना होगा तो 99.9% चांस होता है कि आपका ये पार्सेवल थ्योरम को ही घुमा फिरा के वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इस पर एक रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर भी पाओगे। बट बिफोर दैट ट्राई रीडिंग दिस क्वेश्चन, रीडिंग दिस प्रॉपर्टी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा क्या मैंने। तो आप बोलोगे सर ये पार्सेवल जैसा तो दिख ही नहीं रहा, पार्सेवल में तो हम एनर्जी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, यहाँ पे भी एनर्जी पावर की बात करते हैं थोड़ी देर में। जस्ट मैं एच एन को एक्स ऑफ एन से रिप्लेस कर दूंगा तो एनर्जी पावर दोनों की बात हो जाएगी। बट बिफोर दैट ये जनरल वाला एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आता है कि अगर सिर्फ एच एन लिखा है तो यहाँ पे अंदर माइनस होना चाहिए, अगर एच कॉन्जुगेट लिखा है तो बाहर कॉन्जुगेट और अंदर प्लस होना चाहिए। इसी को मैं पार्सेवल में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो पार्सेवल की भी मैं आपको दो एक्सप्रेशंस दे देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ एन। ये आपको मिलेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटीग्रेशन करो ना, चलो। तो क्योंकि पीरियोडिक होता है ना, कंटिन्यूअस होता है, तो समीशन कहाँ से आ जाएगा उस पर। चलो, अब मैंने दोनों साइड एक्स एन लिखा हुआ है, तो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, ये आपका होगा x e टू द पावर j ओमेगा, दूसरा होगा x e टू द पावर माइनस j ओमेगा डी। एक तो ये मिला आपको, और उसके बाद चौथा स्टेटमेंट जो आप इतनी देर से सुनना चाह रहे हो, जो आपको भी याद है, वो रहा ये। तो ये सबसे लास्ट में मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि ऊपर वाले जो मैंने चारों आपको बताए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मिलेगा आपको 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे सभी लोग, एवरीवन। देखो ये क्या हो गया आपका, इट हैज़ बिकम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर, और इसका ट्रांसफॉर्म कितना मिलेगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा होल स्क्वायर डी। समझ गए ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी अल्टीमेटली हमको याद होती है, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी पढ़ के एग्जाम में जाएँ। ओके, आई नेवर सजेस्ट कि सिर्फ ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के एग्जाम में जाएँ। ट्राई एक्यूमुलेटिंग ऑल द 4 प्रॉपर्टीज विच आई हैव गिवन यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। तो पार्सेवल थ्योरम के चारों रिजल्ट्स, असल में इसको प्लैंकरल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। जो ये पहला दूसरा मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं प्लैंकरल्स थ्योरम। तो प्लैंकरल्स वगैरह का नाम हम याद रखें नहीं रखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है,
अल्टीमेटली तो ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। तो मैंने ये सारे के सारे पार्सेवल के ही अंडर में आपको लिखवा दिए। पार्सेवल बोल रहा है अगर दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करके सम करोगे तो उन्हीं दोनों सिग्नल का तुम वापस से क्या करो, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लो, बट माइनस पाई से पाई उनका इंटीग्रेशन कर देना और 1/2 पाई से डिवाइड कर लेना। सेम चीज़ उसने आगे बढ़ाई कि अगर कॉन्जुगेट आता है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ाना। फिर मैंने दोनों जगह पे जो एच एन था उनको एक्स ऑफ एन से रिप्लेस करके आपके लिए पार्सेवल थ्योरम का फाइनल स्टेटमेंट भी दे दिया। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे बेस्ड, तो आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया लगेगा कि हमें इन क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं यार इस पर एक क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है बट आपसे अब बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, देखो जैसा मैंने बोला था ना, DTFT सबसे आसान इसलिए हो जाता है हमारे लिए बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग ट्रांसफॉर्म्स बहुत सारे हैं। कभी कभी Z आ जाता है अपने सपोर्ट के लिए, कभी कभी कौन आ जाता है, फूरियर कंटिन्यूस वाला। इसकी वैल्यू हमसे जानना चाहता है। ठीक है, तो ये हमसे जानना चाहता है कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ज़रा देख लो ध्यान से, आपको दो सिग्नल्स यहाँ पे दिखने चाहिए, एक है एक्स ऑफ एन, दूसरा है एच ऑफ एन मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो लेट मी कंसिडर दिस थिंग एज एक्स ऑफ एन, लेट मी कंसिडर दिस थिंग एज एच ऑफ एन, काइंड ऑफ ये हमने लिखा। अब हमको समझ आया कि ये दोनों सिग्नल तो अलग अलग थे, मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना भी चाहूँ तो शायद एक दूसरा बेहतर तरीका ये हो सकता था कि मैं 1/2 पाई से माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा एच ऑफ ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा करूँ और डी ओमेगा तक इनको मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं ये वाला जो ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन लेता हूँ तो ये मिलेगा साइन n पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई n पाई। देखो क्या आपको इसका DTFT डायरेक्टली पता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि साइन 80 बाई पाई टी जैसे ही फॉर्मेट, तो आपको मिला x ई टू द पावर जी ओमेगा वर्सेस ओमेगा। ठीक है, आपको मिला x ई टू द पावर जी ओमेगा वर्सेस जी ओमेगा। तो यहाँ पे देखो साइन 80 की जगह कौन ले रहा है, साइन 80 बाई पाई टी की अगर आप बात करते हो तो a की जगह कौन ले रहा है, ये पाई बाई 3 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तक ये मिला और 1/2 का बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड। फाइन, अब वैसे तो इसको आइडियली 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट करना चाहिए, बट हम क्यों रिपीट कराएं, क्योंकि हमें तो माइनस पाई से पाई का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना। तो बस मैं ये लगा दूंगा यहाँ पे कि ठीक है, ये जो रिजल्ट मैंने निकाला ये माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है ना। और मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि असल में ये रिपीट भी करेगा, 2 पाई पे रिपीट करेगा। तो अगर मैं 2 पाई पे इसको रिपीट करता तो पूरी की पूरी मुझे एक पीरियोडिक पल्स मिल जाती। बट हम 2 पाई पे रिपीट करें क्यों, क्योंकि हमें ही पता है कि हम इंटीग्रेशन तो माइनस पाई से पाई करने वाले हैं। तो पहला एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली लिख लिया। सेकंड वाले पे आ जाओ, एच ऑफ एन पे। तो अगर आप एच ऑफ एन पे आते हो यार, यहाँ से देखो 1/5 मैंने लिया कॉमन, 1/5 आपने लिया कॉमन, सेकंड एक्सप्रेशन आपको मिला साइन पाई बाई 4 एन डिवाइडेड बाई एन पाई। यहाँ पे भी वही साइन ए एन बाई पाई एन वाला फॉर्मेट बना। अगर यहाँ पे साइन ए एन बाई पाई एन वाला फॉर्मेट बन रहा है तो फिर से ए को निकालो बाहर, ये था आपका ए। इस बार जो आपको मिला वो मिला माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। तो ये था आपका माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 ओमेगा एच ई टू द पावर जे ओमेगा। पीक वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/5, मिल गई ना। अब दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक का जो सिग्नल मिलेगा और उसकी बट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको मिला एक्स ई पावर जे ओमेगा एच ई पावर माइनस जे ओमेगा 1/20। ठीक है, तो आप पूछोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे एच ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा लिखा हुआ है और यहाँ पे एच ई टू द पावर जे ओमेगा बना है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि क्या यहाँ पे एच ई टू द पावर जे ओमेगा लिखते या एच ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा लिखते कोई फ़र्क पड़ता क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जल्दीबाजी में दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना। आप
ओमेगा को माइनस ओमेगा से ज़रूर रिप्लेस कर लेना। जैसे कि यहाँ पे ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करने से कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बट यू शुड डू इट। ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो किसी एक में भी एक्स में या एच में, जिसमें भी आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें भी ईजी लग रहा हो, उसके ओमेगा को सिंपली माइनस ओमेगा से आप रिप्लेस करिए और अपनी कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करिए। तो अगर मैंने यहाँ पे ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करता भी तो मुझे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, तो मुझे ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला। अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है माइनस पाई से पाई के बीच में। यहाँ कहीं पे माइनस पाई होगा, यहाँ कहीं पे पाई होगा। इसका एरिया निकाल दो, कितना आ जाएगा 1/20 इंटू पाई/2। ठीक है, तो आंसर यहाँ से कितना आ जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल, चेक करिए, डेटा यही दिया था मैंने। अच्छा, ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 कर लो इसको। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। आ रहा सबका? 1/160 कैसे आ गया यार? ये देखो, ये पूरा जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो 1/10 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये बिट तो आपको दिख ही रही है, पाई/4 टाइम्स 2 टाइम्स, तो पाई/2 हो जाएगा। चेक करो, फाइन, यस, ओके। सो आई होप एवरीवन हैज़ गॉट द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब भी, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं ना डिस्क्रीट टाइम में, DTFT में जब भी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर टाइम जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछता है, या जो लास्ट में मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टीज़, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक बार सब लोग चेक कर लो यार, इफ एवरीवन इज कन्विंस्ड देन मे बी वी कैन मूव अहेड। ओके, तो ये 1/2 और 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको 1/10 मिल जाएगी पीक वैल्यू। चलो, सो आई होप ये सारे के सारी चारों प्रॉपर्टीज़ आप समझिए। यहाँ पे पार्सेवल के 4 एक्सटेंशन है, चारों याद रखना सभी लोग। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन आ जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है स्पेशल प्रॉपर्टी में x e⁻j0। जब आप x e⁻j0 कैलकुलेट करते हो ना तो ऑब्वियसली ओमेगा की जगह आपने 0 पुट किया, आपको ये मिलता है n = -∞ to ∞ x। ठीक है, तो सारे के सारे सीक्वेंस में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स का समीशन आपको मिलता है। सो दिस इज द समीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका समीशन यहाँ से मिलता है। सेकेंड, यहाँ से जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर आप ओमेगा की जगह पे पाई पुट कर दो तो आपका समीशन तो मिलता है बट उसमें -1/n भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ओमेगा की जगह पाई पुट करोगे तो वो e⁻j⁻n हो जाएगा, और e⁻j⁻n कितना होता है -1/n। तो आप इसको ऐसा समझो कि जब जब n की वैल्यूज़ क्या होंगी इवन, तब आपका 1 ही मल्टीप्लाई होगा, और जब जब n की वैल्यूज़ ऑड होंगी तब -1 मल्टीप्लाई होगा। अगली जो स्पेशल प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, वो है x(n) at n = 0। x(n) अगर आप कैलकुलेट करते हैं at n = 0 तो यहाँ से मिलता है 1/2 -पाई टू पाई, और जो भी आपका DTFT है उसका एरिया अंडर द कर्व, ये आपको मिल जाता है x(0) की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आपका टाइम डोमेन सिग्नल है उसका अगर आप n = 0 पे वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए यहाँ से। इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो पार्सेवल थ्योरम खुद होती है, समेशन ऑफ n = -∞ to ∞, mod of xn² = 1/2 -∞ to ∞, mod of x of e⁻j⁻² dω। ठीक है, यहाँ पे जो पेयर बनता है वो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो आप पेयर बना रहे हो ना, दैट पेयर इज एक्चुअली x(n) का x of e⁻j⁻। दिख रहा है ना सबको ये पेयर? अगर मैं इसी पेयर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ, मतलब मैं इधर n से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मिल जाए +j dx e⁻j⁻ डिवाइडेड बाई dy, ऐसा अगर कर दूँ तो देखो इसी एक्सप्रेशन को आप मॉडिफाई करके क्या कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ समेशन ऑफ n = -∞ to ∞, मॉड ऑफ n x of n का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे मॉड n × x of n आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म भी इसी का यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसका ट्रांसफॉर्म इधर लेके जाते हैं, ये मिलेगा 1/2 -पाई टू पाई, इसका ट्रांसफॉर्म मुझे मिल रहा था मॉड ऑफ j
dx ऑफ ओमेगा dx ऑफ e टू द पावर j ओमेगा अपॉन डी ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, या फिर इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स ई टू द पावर j ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। समझ गए? तो ये सारी की सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज सबको समझ आई। पहला, जब आप ओमेगा को 0 से रिप्लेस करोगे, ओमेगा को पाई से रिप्लेस करोगे। तीसरा, एन को 0 से रिप्लेस करोगे। पार्सेवल का मैंने आपको एक एक्सटेंशन भी बता दिया, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, मतलब गेट में नहीं, कभी इधर उधर के कोई एग्जाम देने जाओगे तो काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि मॉड ऑफ एन एक्स इन स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जस्ट इसलिए मैंने इसको भी एज अ प्रॉपर्टी, एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को समझा दिया। ठीक है, चेक करिए सभी लोग और बताइए। लिमिट माइनस पाई टू पाई मैंने क्या लिख दिया है इसमें फोर्थ में? अच्छा हाँ, ये लिमिट माइनस पाई टू पाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, तो आई थिंक आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई DTFT में आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। DTFT में आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे गए कुल मिला जुला के। आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे DTFT का क्वेश्चन आपसे देखते लग जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होंगे DTFT के, वो इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व होंगे कि आपको एक एक्स ऑफ एन दे रखा होगा और एक एक्स ऑफ ओमेगा दे रखा होगा और उसकी एनर्जी पूछेगा। तो एनर्जी निकालने के लिए सिंपली आप पार्सेवल थ्योरम के 4 एक्सटेंशंस याद रखना। ये जो मैंने 4 एक्सटेंशंस याद रखे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एच ऑफ एन के टाइम पे ना, चलो मैं यहाँ पे एक मार्कर भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई थी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, इस पर यार एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना है, इस नेगेटिव साइन। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट। समझ आया? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.